संसदीय शासन में अगली बात आपको विस्तार करें तो कल हमने बताया था संसदीय शासन की चैलेंजेस क्या है, रिफॉर्म क्या है। और संसदीय शासन की चैलेंज में जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई है वो है दल बदल। अब दल बदल समस्या क्यों है, दल बदल क्यों समस्या है, क्या विचार लाया गया, समाधान क्या लाया गया और कहते क्या है, किसे हैं। तो दोस्तों समस्या इसलिए है कि आप जानते हो कि संसदीय शासन में कार्यपालिका प्रतिदिन का उत्तरदायित्व रखती है संसद के प्रति, यानी वो प्रतिदिन के उत्तरदायित्व के लिए कई तरीके मैंने बता दिए। और उसके बाद जो होता है विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, यानी हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा कि संसद में कैसे विपक्षी दल ये चाह रहे थे कि सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, स्थगन प्रस्ताव या एडजमेंट मोशन लाया जाए। सरकार ने स्पीकर ने परमिशन नहीं दी, विपक्ष ने कहा स्पीकर को हटाओ। तो आपको याद दिला दें कि हमारे यहाँ जो समस्या है, समस्या ये है कि चूंकि संसदीय शासन प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित होता है, इसका मतलब है कार्यपालिका को शासन करने के लिए सदन में विश्वास चाहिए। तो सदन में विश्वास चाहिए तो इसका मतलब है अगर दल बदल हो जाए तो हमेशा सरकार के अस्थायी बनने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। सरकार के अस्थायी होने का खतरा है। और आप जानते हो सरकार के अस्थायी होने का मतलब चुनाव कराना बार बार। इधर सोच के देखो कि चुनाव कराना, अब हम इतने बड़े देश में दोस्तों एक बार चुनाव कराने में पसीने छूट जाते हैं। अब आप कोई कहे कि हर साल चुनाव ही कराते रहो, फिर तो ये बहुत बड़ा संकट है। इसलिए आप देखोगे, और आपको याद दिला दें, अगर ये हमारे शासन अध्यक्षीय हो जाए तो वहाँ दल बदल की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमेरिका जैसे शासन में अगर आपने देखा होगा तो अमेरिका जैसे शासन में तो राष्ट्रपति को 4 साल के पहले हटा ही नहीं सकते। हमारे यहाँ तो कार्यपालिका खिलाफ जब चाहे तब विश्वास प्रस्ताव ला दीजिए। इसलिए कार्यपालिका का विधायिका से जैसे ही विश्वास खत्म हुआ सरकार गई। तो अब ये तो एक बड़ी बीमारी लग गई। उसी बीमारी को हरियाणा के एक विधायक थे गयाराम ने 1967 में एक ही दिन में कई पार्टी बदल दी, 6 पार्टी बदल दी एक दिन में। दरबदल किसी समस्या को कहा गया आयाराम गयाराम, तो उनके इसी नाम से फेमस हो गया। दल बदल का लोकप्रिय नाम है आयाराम गयाराम। यानी गयाराम थे कांग्रेस के और दिन में 6 पार्टी बदलने के बाद फिर रात में कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा गयाराम आ गए। तो ये भारत में बड़ी उपमा प्रसिद्ध हो गई, आयाराम गयाराम। अब आप देखोगे दोस्तों दल बदल क्यों बड़ी आपत्तिजनक बात है, क्योंकि हकीकत का मामला ये है कि जब निर्वाचन होता है, जब हम किसी भी लोकसभा में, विधानसभा में जब हम निर्वाचन करवाते हैं तो आप देखते हो निर्वाचन में जब हम किसी दल को वोट करते हैं तो हर दल अपना घोषणा पत्र लेकर आता है। यानी घोषणा पत्र का मतलब है अपने कार्य का रूपरेखा तैयार करेगा, प्रस्तुत करेगा हम क्या क्या करेंगे। और ये माना जाता है, अब ये बात हकीकत की है कि भले ही मतदाता उस घोषणा पत्र को न पढ़े। कर्नाटक का चुनाव देखो बिल्कुल बच गया है, और आजकल तो आप गूगल पे सब चीज़ को ढूंढ सकते हो। तो हर पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र, जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं, वो आप देख सकते हो। आप मैनिफेस्टो वहाँ देख सकते हो। इसका मतलब है कि जिसने उसको मत दिया वो मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, हमें मानते हैं पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पार्टी के मैनिफेस्टो पे चुनाव जीता और बीच से ही छोड़ के जा रहा है, तो न केवल सरकार को अस्थायी बना रहा है बल्कि जनादेश का भी उल्लंघन कर रहा है। अपने आप में समस्या ये है कि इससे न केवल सरकार अस्थायी बन रही है बल्कि जनादेश का भी उल्लंघन हो रहा है। और जनादेश क्यों? क्योंकि आपने पार्टी को वोट दिया था, आपने किसी व्यक्ति विशेष को वोट थोड़ी दिया था, उस पार्टी, विचारधारा, मैनिफेस्टो को वोट दिया था। इसलिए दल बदल एक बड़ी समस्या बन गई। अब आप देखोगे, और समस्या इससे नहीं बनी केवल दल बदल हो गया, संसदीय शासन पे भी सवाल उठने शुरू हुआ और जनता ने ये सोचना शुरू कर दिया, भाई हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, ये तो पैसे के लिए जहाँ चाहो इधर उधर चले जाते हैं। और दोस्तों दल बदल की बात करते हैं तो वो स्वाभाविक रूप में
या तो निर्वाचित सांसदों या विधायकों के लिए है। दल बदल का मतलब है कि जो निर्वाचित सांसद विधायक हैं या कोई निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचित है, क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे भी लोग निर्वाचित हो जाते हैं जो किसी दल से नहीं है। तो दल बदल की समस्या इनके पार्टी बदलने से होती है, यानी जो सांसद विधायक नहीं है, जो निर्वाचित नहीं है, वो किसी भी दल में चला जाए, इधर चला जाए, उधर चला जाए, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे सरकार गिरने खतरा नहीं होता। लेकिन इसलिए दल बदल का पूरा खेल जो है वो निर्वाचित लोगों के लिए होता है, न कि जो बाकी पार्टी में तो लाखों कार्यकर्ता हैं, उन लाखों कार्यकर्ताओं में इधर उधर कोई चला जाए वो दल बदल की समस्या नहीं है। निर्वाचित व्यक्ति जाएगा तो सरकार खतरे में आ जाएगी। इसीलिए कई बार लोग दोस्तों इस कारण भी कहते हैं भारत में कि अध्यक्षीय शासन बना लिया जाए, क्योंकि ये तो बड़ी समस्या है। भारत जैसे देश में चुनाव कराना, भाई दोस्तों इतने बड़े देश में 5 साल में चुनाव कराने में फजीयत है। अब हर साल हम चुनाव ही कराएंगे। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे महंगा चुनाव भारत का है, तो दोस्तों पहले लोगों को दलिया खिलाएं, खाना खिलाएं, चुनाव ही करवाते रहे। एक अजीब समस्या आ गई। और ये समस्या ही 67 के बाद, तो शायद संविधान निर्माताओं ने ये समस्या की कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भारत में समस्या आएगी। अब दूसरी बात है, जब समस्या इस समाधान इसका निकला, तो समाधान पहली बार निकाला गया राजीव गांधी सरकार ने। राजीव गांधी को भारी बहुमत मिला लोकसभा में, 400 से ज़्यादा, 410 सांसद। तभी तक इतिहास में लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत किसी को नहीं मिला था। और राजीव गांधी बड़े बिल्कुल युवा व्यक्ति थे, मिस्टर क्लीन कहलाते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई उनका इतिहास नहीं था। पेशे से पायलट थे, तो वो दिल्ली जयपुर फ्लाइट उड़ाया करते थे। और दिल्ली जयपुर कहा जाता है कि उस पर फ्लाइट सबसे नज़दीक वाली फ्लाइट है। सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई पायलट फ्लाइट उड़ाना चाहता है तो लंबी दूरी वाली फ्लाइट उड़ाता है, क्योंकि पायलट का एक्सपीरियंस घंटों से नापा जाता है, कितने घंटे की फ्लाइट उड़ाया इसने। तो राजीव गांधी ईमानदार व्यक्ति थे, पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, पायलट के रूप में थे। लेकिन अब देखो नियत का खेल दोस्तों, उन्हें पॉलिटिक्स में आना पड़ा। उनके बड़े भाई संजय गांधी जो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, वायु दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, वो पॉलिटिक्स में आ नहीं पाए। इसलिए कहा जाता है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो जीवन का भी खेल अजीब सा ही है। तो समाधान कैसे है? तो राजीव गांधी के द्वारा 52वां संविधान संशोधन 52nd राजीव गांधी सरकार के द्वारा 52वां संविधान संशोधन लाया गया और उससे दल बदल का प्रावधान कर दिया गया। और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि समस्या थी उसमें, तो इस 52वें संविधान संशोधन को फिर से संशोधित किया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो बल्कि वर्ष 2000 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक संविधान संशोधन लाया, तो थोड़ा सा फिर इसको चेंज किया गया। तो हमारे यहाँ दल बदल को रोकने के लिए जो प्रावधान लाया गया 52nd अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, ये 2 अमेंडमेंट लाए गए। 91st अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट में ही संशोधन था। अब इससे ये बात कह दी गई, इसका मतलब वर्तमान में तो हम 91st को पढ़ेंगे, क्योंकि 91st जो है 52वें संविधान संशोधन को मॉडिफाई करता है। अब आखिर में इसमें दल बदल किसको बताया गया है और कैसे रोका गया है, क्या समस्या है इससे? तो दोस्तों इसमें यह बता दिया गया कि आखिर में दल बदल किसे कहा जाएगा। इस प्रावधान में, अच्छा ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है, हम सामान्यतः दल बदल एंटी डिफेक्शन एक्ट कहते हैं। हम सामान्यतः दल बदल को दल बदल अधिनियम कहते हैं, जबकि हकीकत की बात यह है कि जो चीज़ संविधान में शामिल हो जाए उसे अधिनियम क्यों कहा जाएगा? संविधान में शामिल हुई चीज़ को अधिनियम तो नहीं कहा जाएगा। अरे जो संविधान में हो संसदीय अधिनियम तो है नहीं, तो लोकप्रिय रूप में से अधिनियम कहा गया, एंटी डिफेक्शन एक्ट। हकीकत की बात है कि ये 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, संविधान में शामिल किया गया। अब इसमें यह बताया गया कि दल बदल का अभिप्राय क्या है, डिफेक्शन का
और दोस्तों ये भारत में एक बड़ी समस्या है, ब्रिटेन में समस्या नहीं है, भले ही वहाँ संसदीय शासन है। अमेरिका में तो जो एक पार्टी में रहा वो जीवन भर उसी पार्टी में रह गया। हमारे यहाँ इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी थोड़ा सा चेंज है, वहाँ से थोड़ा अलगाव तो ही है। तो दल बदल का अभिप्राय होता क्या है कि दोस्तों कोई भी निर्वाचित दल का सांसद या विधायक, क्योंकि याद रखो दोस्तों, सांसद या विधायक जो निर्वाचित है, यानी हमारे यहाँ राज्य में संघ में एक ही कानून लगता है दल बदल का। जो सांसद या विधायक निर्वाचित है, यदि अपने दल की सदस्यता का परित्याग करता है, दल की सदस्यता का परित्याग करता है, तो वह दल बदल के अधीन माना जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखने की बात है दोस्तों। किसी सांसद विधायक का दल का सदस्य होना एक अलग बात है, संसद का सदस्य होना, विधानसभा का सदस्य होना एक अलग बात है। और आप जानते हैं जितने हमारे सांसद विधायक हैं जो दल के सदस्य हैं, जरूरी थोड़े सांसद और विधायक हों। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर कोई सांसद या विधायक, क्योंकि निर्दलीय तो कोई दल का होता नहीं, निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो निरंकारी है, तो जो सांसद या विधायक दल की सदस्यता का परित्याग कर देता है, अगर मान लीजिए कोई सांसद है नवजोत सिंह सिद्धू ने, अगर बीजेपी पार्टी की, हर पार्टी की मेंबरशिप होती है, बात ध्यान सुनने की है, हर दल की मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप में बाकायदा फॉर्म भरा जाता है, कुछ पैसा जमा होता है, उसकी राशि होती है, तो तब से हम दल के मेंबर हो गए, और दल के मेंबर हो गए, बाद में चुनाव लड़ लिया, सांसद या विधायक भी हो गए। तो अगर किसी को लगा सांसद या विधायक बनने के बाद कि अब वो उस दल में शामिल नहीं होना चाहता, तो दल से ही आप नहीं हटेंगे, आपको संसद या विधायकी भी से छोड़ना पड़ेगा। ये दल बदल है, क्योंकि अगर आप किसी दल से जीते हुए हैं तो दल की मैनिफेस्टो पे जीते हुए हैं, दल के घोषणा पत्र भी जीते हुए हैं, और आपको लगता है कि ना भाई हम दल को छोड़ देंगे, इसका मतलब है चूँकि आप दल की विचारधारा, मैनिफेस्टो, कार्यक्रम जो भी कह लीजिए उस पर जीते हुए हैं, तो अगर आपने दल छोड़ दिया तो लिहाजा माना जाएगा अब आप सांसद और विधायक नहीं रहे। ये पहला, इसका मतलब दल बदल का मतलब है, पहला मतलब ये है, पार्टी भी छोड़ना दल बदल है। दूसरी बात, सदन में, सदन का मतलब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, सदन में दल के निर्देश के विरुद्ध कार्य करना, इसको दोस्तों कहते हैं व्हिप। आप याद रखो, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, वैसे हर संसदीय दल, विधायक दल ने एक अपने सांसद को जिम्मेदारी दे रखी है कि सारे सांसदों को बहोरते रहो। क्योंकि भाई एक सांसद को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मान लो कि सदन में कहीं मतदान है, अब सदन में मान लो कांग्रेस के एक सांसद को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो सभी को कहे भैया काला कपड़ा पहन कर आना है। जरा सोच के देखिए कैसे सांसदों को पता चलता है काला ही कपड़ा पहन कर आना है। तो एक सांसद को जिम्मेदारी दी जाती है जिसका नाम व्हिप है, सचेतक, हिंदी में कहते हैं सचेतक। तो व्हिप का ये काम है कि सबको बता दे कि भैया आपको आना है, सदन में आना ही नहीं बल्कि करना क्या है, हंगामा करना है, मतदान में कहाँ वोट देना है, ये सारा दल का निर्देश होता है। और यदि इसी को हम कहते हैं व्हिप का मतलब निर्देश। व्हिप एक सांसद है, सचेतक, तो जो सचेत करता रहता है, अलार्म करता रहता है कि भैया आप इस पार्टी के मेंबर हैं तो पार्टी लाइन पर ही आप कार्य करना पड़ेगा। अब ये नहीं पूरा कांग्रेस बीजेपी का विरोध कर रही है तो उसमें एक सांसद आ जाएगा, ना भाई हम तो नहीं मानते, तो इसका मतलब उसे दल बदल माना जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये भी दल बदल है। तो सदन में दल के निर्देश के विरुद्ध कार्य करना दल बदल है, निर्देश के विरुद्ध मतदान करना दल बदल है। निर्देश के विरुद्ध मतदान करना या न करना दोनों है। यानी सचेतक कह रहा है कि भैया मतदान करो, हमने नहीं किया,
सचेतक कह रहा है किसके पक्ष में मतदान मत करना, हमने कर दिया। यानी दल के निर्देश के हिसाब से अगर नहीं काम किए तो हम दल बदल के शिकार माने जाएंगे, दल बदल के शिकार माने जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन निर्दलीय के लिए क्या होगा? ये तो निर्वाचित विधायक है, इनके लिए हो गया। निर्दलीय के लिए क्या होगा? तो दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ सदन में जो सांसद या विधायक होते हैं उनकी 3 श्रेणी है। पहले निर्वाचित, पहले दल के सदस्य। तो दल के निर्वाचित सदस्य के बारे में दल बदल कैसे होगा ये हमने आपको बता दिया। दूसरे होते हैं जो निर्वाचित हैं लेकिन किसी दल से नहीं है, निर्वाचित हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? स्वतंत्र है, ये निर्दलीय है। निर्वाचित तो है लेकिन निर्दलीय है। तीसरे मनोनीत है, जैसे राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं। तो दल बदल अधिनियम सभी पर लागू होता है, लोकसभा के सदस्य पर, विधानसभा के सदस्य पर, विधान परिषद के सदस्य पर, सही पर लागू होगा। तो अभी तो हमने बताया केवल दल के निर्वाचित सदस्य की कंडीशन बताई, इनके मामले में दल बदल क्या होगा। लेकिन अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति कभी भी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले तो वो अयोग्य हो जाएगा, उसे दल बदल का शिकार माना जाएगा, लिहाजा उसकी मेंबरशिप खत्म। तो यहाँ पर क्या कहा गया? निर्वाचित है लेकिन निर्दलीय है, वह किसी दल की सदस्यता ले ले सदस्यता प्राप्त कर ले तो उसे दल बदल का शिकार माना जाएगा और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी, ये सांसद विधायक की चली जाएगी। निर्दलीय है और बात ध्यान रखने की है, निर्दलीय व्यक्ति मंत्री हो सकता है, पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। किसी पार्टी में शामिल नहीं होगा कि कोई निर्दलीय चुनाव जीत कर आया तो पार्टी में कैसे शामिल होगा? और निर्दलीय का तो कोई मैनिफेस्टो होता नहीं, दल का मैनिफेस्टो है। और फिर मनोनीत क्या है? जैसे सचिन तेंदुलकर थे, अभी तो लोकसभा मनोनीत है नहीं, राज्यसभा मनोनीत है। तो मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद, अगर मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता ले ले किसी दल की सदस्यता प्राप्त करे तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आप पूछोगे सर 6 महीने बाद क्यों? उसका मतलब 6 महीने पहले ले तो नहीं? हाँ, अगर 6 महीने पहले वो किसी दल की सदस्यता ले लेता है तो उसकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 6 महीने बाद नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा क्यों? दोस्तों कारण ये है कि जो देखो हमारे यहाँ दोस्तों जो नॉमिनेट होता है, अब सांसद बनना इतना आसान थोड़ी है। किसी को सांसद कैसे बनाया जाता है? पार्टी के लोग बनाते हैं। तो जिस पार्टी ने किसी को नॉमिनेट किया तो माना जाएगा 6 महीने बाद वो सांसद या विधायक उस पार्टी का मेंबर अपने आप हो गया। इसलिए 6 महीने की शर्त रखी गई है कि 6 महीने में अगर आप 6 महीने के भीतर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि 6 महीने के बाद उसी पार्टी के मेंबर हो गए जिसको आपने नॉमिनेट किया करवाया था। इसे तो जग जाहिर है सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने मनोनीत करवाया था, तो ये मान लिया जाएगा 6 महीने के बाद वो कांग्रेस के मेंबर हो गए, इसलिए 6 महीने के बाद रोका गया है। ये दल बदल का मतलब है। लेकिन दल बदल के अपवाद भी बताएं, किसको दल बदल का मतलब नहीं माना जाएगा, किस पे दल बदल कानून, कौन सा ऐसा सांसद है, विधायक है जिस पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा? तो वह है स्पीकर लोकसभा का, विधानसभा का। स्पीकर पर यह दल बदल कानून लागू नहीं होगा, सभापति लागू नहीं होगा। यानी स्पीकर को काम करने के लिए, क्योंकि भाई स्पीकर काम करने के लिए, यानी हमारे यहाँ जो भी स्पीकर हैं बिरला, तो बिरला को काम करने के लिए बीजेपी निर्देश नहीं देगी, व्हिप उनको निर्देश नहीं दे सकता। निर्देश दे तो भी वो कहीं वोट कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः स्पीकर वोट करता ही नहीं। स्पीकर तब वोट करता है जब पक्ष विपक्ष के बीच में टाई हो जाए।
जैसे कई बार होता है मैच में टाई हो गया तो उसके बाद फिर निर्धारित होता है मैच, तो टाई होने पर यानी पक्ष विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो गए, उस कंडीशन में स्पीकर वोट दे सकता है। आज तक के संसदीय इतिहास में भारत में संसद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर को वोट देने का मौका मिला, किसी भी स्पीकर को। मैं मावलंकर से एक आज तक बात कर रहा हूँ, लेकिन केरल में एक स्पीकर थे एसी जोस, उनका इतिहास है 7 बार कास्टिंग वोट किया था, निर्णायक मत। निर्णायक मत का मतलब है जब मामला पक्ष विपक्ष में बराबरी का गया तब उसमें स्पीकर वोट करेगा, लेकिन स्पीकर किधर वोट करे वो उसका अपना विवेक है, उस पर पार्टी का व्हिप नहीं लागू होता, उस पर पार्टी का निर्देश लागू नहीं होगा। स्पीकर अपवाद है। दूसरा, यदि किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी सांसद या विधायक को स्वयं दल से निकाल दिया जाए, स्वयं अपने दल से निष्कासित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, स्वयं अपने दल से निष्कासित कर दिया जाए। आप याद रखो, अगर पार्टी ने निकाला तो दल बदल के अयोग्य नहीं होंगे, हमने त्यागपत्र दे दिया तो दल बदल हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। बात ध्यान सुनने की है। इसलिए आप देखो, एक्सेप्शन बाय पार्टी कर निकाल रही किसी को तो फिर वो दल बदल नहीं होगा। अब सवाल है कि इसलिए कई बार सांसद विधायक कोशिश करते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दें कि पार्टी हमें जबरदस्ती निकाल दे। जो पार्टी निकालेगी तो कम से कम पार्टी से जाएंगे, संसदीय विधायक तो बची रहेगी, और हम त्यागपत्र दे देंगे तो पार्टी भी जाएगी, संसदीय विधायक भी जाएगी। इसलिए आप देखो, दिल्ली में एक मामला था जहां पे आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा को अपनी पार्टी से निकाल दिया था, तो उनकी विधायकी नहीं गई। और समाजवादी पार्टी में एक बार अमर सिंह सांसद थे, तो मुलायम सिंह यादव को रोज गाली देते थे, तो मुलायम सिंह यादव को लगाया तो पार्टी में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन उनकी संसदीय सदस्यता नहीं गई, क्योंकि पार्टी से तो पार्टी निकाला, संसद ने त्यागपत्र दिया नहीं। दूसरा अपवाद है। एक तीसरा अपवाद है कि जब किसी दल के निर्वाचित सदस्यों, किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के 2/3 सदस्य अन्य दल में विलय कर लें, अन्य दल में विलय करें या कोई नया दल बना ले। अन्य दल में विलय कर लें या कोई नया दल बना ले, तो भी ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, अयोग्य नहीं होंगे, इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। जैसे महाराष्ट्र में देखो हुआ, महाराष्ट्र में बड़ा एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ कि पार्टी की शिवसेना के 2/3 विधायक टूट गए। तो कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि दल बदल कानून है कि भाई अकेले जाओगे तो मरोगे, इससे अच्छा है पूरी 2/3 लोगों को लेके चलो। और हमारे यहाँ तो कई बार पूरी पार्टी के लोग ही दल बदल कर जाते हैं। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक थे, 6 के 6 कांग्रेस में चले गए, 100% विलय हो गया, तो उनकी सदस्यता नहीं गई। और हमारे यहाँ तो कई छोटे छोटे राज्यों में तो कई ऐसी पार्टी हैं जिनके कुल मेंबर ही 5 हैं, तो भैया 5 में तो 2/3 बड़ा आसान है। तो कई बार लोग मजाक में कह देते हैं कि दल बदल अधिनियम भी ये कहता है कि भाई मास में दल बदल करो, सब लोग मिलकर कर लो, एक आध करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब कहानी है दोस्तों, कितने भी कानून हम बना दें, कानून को तोड़ने का रास्ता हमेशा खुला होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम अपने देशवासियों को इतना बड़ा संविधान बना कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात जो हमको नहीं बता सकते वो है नैतिकता। वो सांसद या विधायक में खुद की होनी चाहिए, नहीं तो कानून भाई मानव ने बनाया है, तो मानव ने बनाया है तो उसको तोड़ने का रास्ता ही मानव निकाल लेता है।
इसलिए दोस्तों हर चीज़ कानून से उसका समाधान नहीं होता, तभी तो एथिक्स की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अपवाद भी हैं, ये अपवाद हैं। अब आप देखोगे मुद्दा क्या है, समस्या क्या है। मुद्दा क्या है, सारी बातें लिखेंगे संविधान की 10वें अनुसूची में। अब आप देखोगे इसे मुद्दा क्या है, कैसे। अब दोस्तों मुद्दा क्या है, क्योंकि दल बदल संसदीय शासन से कैसे जुड़ता है। अभी तक तो हमने बेसिक बात देख ली, अब जरा देखें दल बदल और संसदीय शासन का क्या संबंध है। तो एक तो हमने पहले बता दिया कि इससे अस्थायित्व होता है, एक तो मामला आ गया। यानी दल बदल का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस सरकार को स्थायी बनाना, अस्थायित्व रोकना। सरकार में अस्थायित्व रोकना, ये दल बदल का मूल पर्पस था, मूल पर्पस यही था। लेकिन ये तो ठीक है, अस्थायित्व रुका, कुछ मामले में रुका, कुछ मामले में 2/3 विघटन होने लगा। लेकिन दूसरा परिणाम क्या है दोस्तों, दूसरा परिणाम क्या हुआ, दल बदल का प्रभाव ये हो गया कि चूंकि कोई भी सांसद या विधायक पार्टी के निर्देश के हिसाब से काम करेगा, तो उसका परिणाम ये हुआ सांसद विधायक दल के निर्देश के अधीन हो गया। दल के निर्देश के अधीन हो गया। सांसद विधायक की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और अब सवाल यह है, सांसद जनता की आवाज को रखने के बजाय जनता की आवाज से बड़ी किसकी हो गई, दल का हित। तो दल का हित जन इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। दल का हित जनता की इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। अगर सोच के देखिए दोस्तों, लाया था चाकू, हरे में लाया आलू कटेगी, कट गया हाथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है कि अब एक ही चीज, भाई दुधारी तलवार होती है। आपने देखा हुआ कि कोशिश तो हमने किया था कि भैया दल बदल अधिनियम आ जाएगा तो संसदीय शासन में अस्थायित्व रोक देंगे, यानी जाना था रंगून, पहुंच गए चीन। पर्पज कुछ और था और परिणाम कहीं और दिख गया। तो दोस्तों स्थायित्व आया नहीं आया विवाद का विषय है। कई बार तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एमपी में देखो, कर्नाटक में देखो, थोक के भाव लोग डिफेक्ट कर गए, दल बदल कर गए। लेकिन सवाल है कि दोस्तों दल बदल के नाम पर सांसद विधायक दल के निर्देश के अधीन हो जाएगा, सांसद विधायक की स्वतंत्रता ही समाप्त हो गई। बात ध्यान रखने के बच्चों, अरे आज़ादी कितनी बार हमने फंडामेंटल राइट में बताया दोस्तों, मानव होने का मतलब भीड़ थोड़े होना, मानव होने का मतलब भीड़ थोड़े होना। ये मेरी आवाज़ ऐसा थोड़ी मैं जो पड़ोसी जो कहेगा वही मैं मानूंगा। अभी लोकतंत्र में एक ऐसी विडंबना आ गई, मोदी जी कहेंगे वही बीजेपी कहेगा मोदी मोदी, जो राहुल भैया कहेंगे कांग्रेस में वही कहेगा राहुल भैया राहुल भैया, समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे जो नेताजी ने कह दिया वही सही। अरे यार ये तो हमारे विवेकशील होने का अपमान है। अरे लोकतंत्र का मत है मत भिन्नता, मतांतर। अरे आपका नजरिया कुछ और है, मेरा नजरिया कुछ और है। अब हर व्यक्ति का नजरिया मिलेगा तभी तो एक अच्छी विधि का निर्माण होगा। अब यहाँ तो पता चला कि दल के हम गुलाम हो गए। तो दोस्तों आपको आगे बता देंगे, अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 194 में हमारे यहाँ सांसदों विधायकों को विशेषाधिकार दिए गए दोस्तों। और विशेषाधिकार ये हैं कि जब सांसद और विधायक सदन के सामने बोले तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ बस गाली गलौज ना करे, कुछ भी का मतलब ये मतलब समझ लें दोस्तों, गाली गलौज कर देना, गाली गलौज कर देना या सदाचार का उल्लंघन कर देना, ये तो बोलने के अधिकार में शामिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों जनता की आवाज़ याद रखो, जब सांसद बोलता है 10 लाख लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारे बोलने और सांसद बोलने में फर्क है।
और ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम तो कई बार एक व्यक्ति भी इच्छा भी नहीं पूरा कर पाते, पूरा जीवन भर काम करते रहे, उसके बाद किसी ने कहा हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। और एक सांसद जरा सोच के देखिए, 10 लाख लोग की इच्छा का रिप्रेजेंट करता है। हम क्या सोचते हैं सांसद होना कोई आसान बात है? ऐसा नहीं है दोस्तों। और एक सांसद के सामने जनता तमाम अपनी समस्याएं लेकर, फरियाद लेकर आती है। तो अब तो सवाल ये आ गया, दल बदल के अंतर्गत अगर सांसद दल के खिलाफ जाएगा सदस्यता जाएगी? बात तो स्पष्ट हो गई। अगर सांसद दल के खिलाफ गया तो मेंबरशिप गई। तो सबसे अच्छा क्या है? हाँ जी कह रहा है तो रहना है, ना जी कहना है तो जाना है। तो भैया अब तो सांसद को अपनी सदस्यता बचानी है तो दल खिलाफ क्यों जाएगा? जबकि ऐसा थोड़ी है दोस्तों। मान लो कृषि विधेयक पर कोई बात हो रही है तो आपने कहा बीजेपी के विधायक वरुण गांधी हैं, वरुण गांधी ने थोड़ी असहमति व्यक्त की। और आपको याद होगा 1961 में जब दहेज विरोधी अधिनियम पर लॉकडाउन हुआ था, दहेज विरोधी अधिनियम पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद आ गया था, जबकि दोनों सदनों में बहुमत था कांग्रेस का। कितनी बड़ी बात थी। अरे दोनों सदनों के बीच में इसलिए लॉकडाउन हुआ था कि दोनों सदनों में बहुमत कांग्रेस का था। जरा सोच के देखो, कांग्रेस के सांसदों को बोलने का अधिकार था। यही तो लोकतंत्र का मर्म है। अब ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आलोचकों ने कहा कि भैया दल बदल अधिनियम बुरा परिणाम पैदा कर, हटाओ यार इसको। ये तो संसदीय शासन की भलाई के बजाय संसदीय शासन का नुकसान कर रहा है। संसदीय शासन का मतलब है कि जहां सांसद अपनी इच्छा को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी बात कहें, जनता की बात कहें। इसलिए दोस्तों जब सांसद बोलता है तो उसको विशेषाधिकार क्या है कि उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। सदन के भीतर कुछ भी बोल सकता है। भाई जनता की बात है तो कड़वी सरकार को लगे तो लगे, यही तो डेमोक्रेसी है। अब सांसद डर गया तो उसकी जनता की बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा? सांसद ही माध्यम है। और सांसद को ने बोलना ही रोक दिया। इतना ही नहीं, इससे हुआ क्या, अब किसी विधि पे चर्चा नहीं होती, विधि पे मतांतर नहीं आता, तो विधि का विनिर्माण तो खराब हो गया। अब जरा सोच के देखिए, इसका मतलब है दल बदल अधिनियम का परिणाम क्या हुआ? दल बदल अधिनियम का परिणाम तो ऐसा लगता है कि नकारात्मक हुआ। आया था संसद में स्थायित्व लाने के लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? संसदीय शासन के विरुद्ध चला गया। क्योंकि संसदीय शासन में क्या है कि जनता अपनी आवाज रखे। और ये मेंस में पूछा गया सवाल था, ये मेंस में पूछा गया सवाल IAS में है कि क्या आपको लगता है कि दल बदल अधिनियम जो दल बदल को रोकने के लिए आया था उसने संसद में अभिव्यक्ति आजादी की बात को रोक दिया? तो सच में लगता है बात, ये लगता है रोक दिया। तो ये पहला परिणाम आया। और दूसरा दोस्तों दिक्कत क्या आई? दूसरा, अब सवाल है कि दल बदल अधिनियम में ये कौन तय करेगा किसी ने दल बदल किया है? दल बदल का निर्धारक कौन होगा? कौन रेफरी बनेगा? कौन तय करेगा दल बदल हुआ या नहीं हुआ? तो दल बदल अधिनियम के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया स्पीकर को। और इसका मतलब है दोस्तों स्पीकर को तटस्थ काम करना चाहिए, निष्पक्ष काम करना। इंग्लैंड में कहावत है इसीलिए दोस्तों, एक बार का स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। इंग्लैंड में बड़ी खास बात, इंग्लैंड स्पीकर वही होगा जो सांसद होगा, लोकसभा के स्पीकर तो वही होगा जो सांसद होगा। तो इंग्लैंड में कहावत है कि एक बार अगर स्पीकर कोई बन जाए तो दोबारा जब वो लोकसभा क्षेत्र में जाएगा तो उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा, तो अपने आप जीत जाएगा वो। इसलिए वहाँ एक बार का स्पीकर हमेशा का स्पीकर है। इसका मतलब है कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं है, वो सदन का नेता है। और स्पीकर में दोस्तों स्पीकर तो सबको मौका देगा, सांसद विपक्षी दल को, सत्ता पक्ष को। इसीलिए आप देखोगे मंत्री सरकार का होता है, स्पीकर थोड़े। तो हमने एक बार के स्पीकर, सदा के स्पीकर के प्रावधान को नहीं अपनाया क्योंकि हमारे यहाँ व्यवहारिक समस्या थी। हमारे यहाँ तो आप देखो लोकसभा सीटें आरक्षित भी होती हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो मान लो हमने कह दिया भाई यही स्पीकर की सीट रहेगी और वो आरक्षित अगली बार हो गई, तो एक बार की सीट सदा की सीट नहीं हो पाएगी। फिर हमने ये भी सोचा कि भारत में लोकतंत्र अभी थोड़ा सा बच्चा है, लोकतंत्र संक्रमण काल में है, पासिंग फेज में है, धीरे धीरे चल रहा है। अब मान लो कोई हमेशा के लिए स्पीकर हो गया
शक्ति का मिसयूज कर दिया, दुरुपयोग कर दिया, तो भी कठिनाई है। तो मैंने सिद्धांत को तो नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये उम्मीद रखी कि स्पीकर तटस्थता करेगा, इसीलिए हमने कहा भैया स्पीकर पहली बार वोट नहीं करेगा, फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करेगा, वो केवल निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, कास्टिंग वोट करेगा। क्योंकि वोट करने में तो आपको पक्ष विपक्ष में आना पड़ेगा भाई, हाँ या ना कहेंगे तो या तो इधर वोट करेंगे इधर वोट करेंगे, बीच में रहने को इसको तो होता नहीं। तो स्पीकर को अधिकार दिया गया, लेकिन दोस्तों स्पीकर की भूमिका पे विवाद आ गया। क्योंकि स्पीकर ने क्या समस्या हुई, स्पीकर ने अयोग्यता के निर्धारण करने में विलंब किया, क्योंकि कोई समय सीमा तो है नहीं। स्पीकर ने अयोग्यता के निर्धारण में विलंब कर दिया। विलंब कैसे किया, मान लो किसी के ऊपर आरोप लग गया कि भैया ये दल बदल के शिकार है, तो विधानसभा या संसद कार्यकाल 5 ही साल तो है। स्पीकर ने कहा ठीक है भाई, हम अयोग्यता तय करेंगे, लेकिन 5 साल में तय करेंगे। तो जब 5 साल में योग्यता तय होगी तो योग्यता तय हुई नहीं तय हुई तो बात बराबर हो गई। 5 साल में तय करने का तो मतलब नहीं होता। पहली समस्या आ गई कि विलंब किया गया। दूसरा समस्या क्या होगी, अब इतना टेक्निकल मामला, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इतना टेक्निकल मामला आया कि अब आप जानते हो, मान लो कोई विधायक है, सांसद है, खुद ही त्याग पत्र दे रहा है, खुद ही विधायक सांसद ही खुद छोड़ दिया, तो उस पर ऊपर दल बदल अधिनियम लगाने कोई मतलब नहीं है भाई। खुद ही त्याग पत्र दे रहा है, दल बदल क्या मतलब, सदन का सदस्य ही नहीं रहा। लेकिन कर्नाटका और या एमपी में तो बड़ा विवाद हुआ पिछली सरकारों में, क्योंकि हुआ ये कि कर्नाटका में लगभग आधे से ज्यादा विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया। ये बड़ा मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। और जब उन्होंने त्याग पत्र दिया तो स्पीकर त्याग पत्र ले ही नहीं रहे थे। स्पीकर ने कहा था ना, हम इन लोगों का त्याग पत्र मैं नहीं लूंगा, इन सबको डिस्क्वालीफाई करूंगा, इन सबको दल बदल अधिनियम के अंतर्गत इनको डिस्क्वालीफाई करूंगा। तो आप पूछोगे सर कि बात तो एक ही हो गई। अरे चाहे वो डिस्क्वालीफाई करें चाहे वो खुद रिजाइन कर दें, दोनों कंडीशन में सस्ता समाप्त हुई। लेकिन इसमें टेक्निकल मामला फंसा है। टेक्निकल मामला ये है कि 91st अमेंडमेंट से ये कह दिया गया है कि यदि कोई दल बदल के अंतर्गत सांसद या विधायक अयोग्य हो जाए तो वो कभी मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं होगा जब तक कि वो नए रूप में निर्वाचित होकर न आए या विधानसभा या लोकसभा कार्यकाल न खत्म हो जाए। बात को मैं फिर रिपीट कर दूं, आप याद रखो, हमारे संविधान में लिखा गया है कि 6 महीने तक, हमारे संविधान में लिखा गया है कि 6 महीने तक सांसद विधायक हुए बिना कोई मंत्री हो सकता है। ये ध्यान में रखने की बात है। इन 6 महीने के लिए तो कोई भी सांसद या विधायक हुए बिना मंत्री हो सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सारे मंत्री सांसद विधायक नहीं होंगे। इसका मतलब ये रखा गया है 6 महीने के भीतर वो किसी न किसी तरह की सत्ता ले लेगा। तो आप याद रखो, लेकिन ये अपवाद उन लोगों के लिए, ये प्रावधान उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जो दल बदल के अंतर्गत अयोग्य हो गए हैं। भाई दल बदल के अंतर्गत अयोग्य हुए, इसका मतलब उनकी सांसद विधायक की चली गई, तो उन्हें तो क्या 6 महीने के मंत्री बनाया जा सकता है? तो 91वां संविधान संशोधन कहता है कि नहीं बनाया जा सकता, ये संभव नहीं है। इसीलिए कर्नाटका एमपी में बवाल हुआ। स्पीकर कह रहा था कि हम इनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, जबकि ये कह रहे थे भाई मैं हमारा त्यागपत्र ले लो। तो आप समझ लो कि स्पीकर की भूमिका पे विवाद है। और महाराष्ट्र में तो स्पीकर को हटा दिया और अब उच्चतम न्यायालय के सामने बड़ा जबरदस्त मामला गया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में देखिए 2 निर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय का मामला आ गया कि विलंब किया गया, दल के आधार पर काम किया गया, दल के हितों को देखा गया जिससे नुकसान हुआ। तो जो दल बदल का पर्पस था वो तो फेल हो गया। दल के हितों को देखा गया, स्पीकर ने तटस्थ निष्पक्ष रूप में काम नहीं किया, तो उसे दल बदल का तो पूरा पर्पस फेल हो गया। लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि फिर आप देखोगे दल बदल अधिनियम में लिखा गया है कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, स्पीकर के निर्णय की न्यायपालिका जांच नहीं करेगी। अधिनियम में लिखा गया, ऐसा हो नहीं रहा है दोस्तों। क्योंकि आप याद रखो, हमारे यहाँ संविधान का शासन है,
ऐसा नहीं कुछ आप ऐसा बना देंगे और फिर अनर्गल काम करेंगे तो कहेंगे कि नहीं हमारे ऊपर कोई निगरानी नहीं है। इसीलिए दल बदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 बड़े ऐतिहासिक निर्णय दिए। अब जब स्पीकर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उच्चतम न्यायालय को फिर आना पड़ा। उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है क्विहोतो होलोहॉन। क्विहोतो होलोहॉनवाद जो आया 1994 में। दूसरा है नाबेम राबिया केस। और नाबेम राबियावाद तो भी 4-5 साल पहले आया था, अरुणाचल में लफड़ा हुआ था। नाबेम राबियावाद तो 4-5 साल पहले भी आया था, लेकिन फिर अभी विवाद में आया क्योंकि महाराष्ट्र वाली घटना को देखकर लोगों ने कहा कि फिर से इस मामले को देखा जाए। नाबेम राबिया केस में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसकी फिर से विवेचना की जाए, इसे फिर लाइमलाइट में आ गया नाबेम राबियावाद। अब इसमें हुआ क्या, तो अब देखो दोस्तों, संसदीय शासन में ये भी समस्या है, स्पीकर की भूमिका कितनी बड़ी है। सांसद बोलता है 10 लाख जनता की आवाज बोलता है, स्पीकर बोलता है तो समझो कि पूरा देश बोल रहा है, और सांसदों को रिप्रेजेंट तो उसकी आवाज करती है। स्पीकर ऐसा हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन अब देखो इसलिए गड़बड़ा क्या हुआ। अदरवाइज दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है, शक्ति पृथक्करण ये कहता है कि सदन को चलाने में, किसी को डिस्क्वालीफाई करने में मूल अधिकार तो स्पीकर का ही है। इसमें तो किसी भी तरीके से न्यायपालिका को आने की आवश्यकता नहीं है, न्यायपालिका को नहीं आना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यही है। भी अलग अलग कमरे जब हो गए तो फिर झांक ताक क्यों हो रही है। लेकिन आप जानते हो जहाँ विधि का उल्लंघन होगा, संविधान का उल्लंघन होगा, न्यायपालिका आएगी। और न्यायपालिका कैसे आई कि होतो होलोहान में न्यायालय ने कह दिया कि स्पीकर का निर्णय कि होतो होलोहान में यह कह दिया गया स्पीकर का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। इसका मतलब स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं है। स्पीकर का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि जब स्पीकर किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का निर्धारण करता है, किसी सांसद या विधायक की योग्यता का निर्धारण करता है, तब वो उसकी भूमिका, तब स्पीकर अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम कर रहा है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी स्पीकर भाई सदन को संचालित करता है। स्पीकर तय करेगा सदन कब चले कब न चले, कब भोजन अवकाश हो, कब प्रश्न पूछा जाए, स्पीकर तय करेगा। तो कोई होतो होलोहान में कहा गया, एक तो है स्पीकर के प्रक्रिया के निर्माण की शक्ति। एक स्पीकर क्या करता है, सदन के संचालन की प्रक्रिया का निर्माण करता है। अब सदन के संचालन की प्रक्रिया का मतलब है कल के स्पीकर कहे कि भैया लोकसभा में जो लंच होगा 1 बजे 2 बजे के बीच में नहीं होगा, वो 12 बजे ही होगा। कोई उच्चतम न्यायालय में चला जाएगा, ना भैया हमें तो 1 बजे भूख लगती है, 12 बजे कैसे होगा। तो न्यायालय कहेगा भाई इसमें आप स्पीकर की बात सबसे पहले आएगी, हम इसमें नहीं देखेंगे। यानी सदन के संचालन की प्रक्रिया के निर्माण का अधिकार स्पीकर का है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय में कोई बेंच बनाना है तो उसमें स्पीकर थोड़ी जाएगा। उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की बेंच हो, 6 की हो, 7 की हो, और कौन सा मामला किस बेंच को सौंपा जाए ये तो मुख्य न्यायाधीश तय करेगा, स्पीकर कैसे तय कर सकता है। यही तो शक्तियों का पृथक्करण है। तो न्यायालय ने कहा ये ठीक बात है कि इसमें हमारे को हस्तक्षेप नहीं, लेकिन सदन का संचालन और किसी सांसद की अयोग्यता दोनों अलग अलग विषय हैं। सदन का संचालन अलग विषय है,
सांसदों को योग्यता का निर्धारण अलग विषय है। जब सांसद को डिस्क्वालीफाई करता है, भाई सांसद निर्वाचित होकर आ रहा है, उसको ऐसे आयोग कैसे कोई कर देगा? जनता निर्वाचित होकर भेजा है, वो 5 साल के लिए, ऐसा तो नहीं जन्म जाते। तो अगर स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए आप देखो, लेकिन न्यायालय ने क्या कहा ना, ना भाई स्पीकर इस समय किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, वो जज के रूप में काम कर रहा है, ये प्रक्रिया का मामला नहीं है। ये स्पीकर का अर्ध न्यायिक काम है। अर्ध न्यायिक का मतलब आधा न्यायिक आधा प्रशासनिक। अर्ध न्यायिक का मतलब है कि आधा न्यायालय जैसे उसकी भूमिका है, आधी उसकी भूमिका प्रशासन जैसे है। यहां पर वो घालमेल नहीं कर सकता। यहां पर वो घालमेल नहीं करेगा। इसलिए आप देखोगे स्पीकर की भूमिका क्या है? अर्ध न्यायिक है। और अर्ध न्यायिक भूमिका है, भैया आप आधे न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हो। हाँ, पूरा न्यायाधीश कौन है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। पूरा प्रशासनिक कौन है? आईएएस। तो स्पीकर न तो आईएएस जैसा है न न्यायाधीश जैसा है, बीच की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। किसी को डिस्क्वालीफाई करना, क्वालिफाई करना, ये तो न्यायपालिका जैसा काम है। और यहीं से अब आप देखोगे, जैसे स्पीकर दल बदल के मामले में कोई निर्णय करता है, तुरंत मामला न्यायपालिका के पास जाता है। महाराष्ट्र का मामला इसका एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र का मामला इसका एग्जाम्पल है। इसलिए अब देखोगे दोस्तों, ये भी तो संसदीय शासन की विडंबना है कि ये बताओ, स्पीकर के काम को न्यायालय अगर हस्तक्षेप करेगा, और हस्तक्षेप क्या करेगा? लॉजिकल है, ये करना ही पड़ेगा न्यायालय को, क्योंकि दोस्तों हमारा देश विधि से चलता है, व्यक्ति से नहीं। यानी हमारे यहाँ राहुल भैया को न्यायालय ने दंडित किया है, मोदी ने थोड़ी दंडित किया है। न्यायालय हमारे किसी दंडित कर सकता है? लालू प्रसाद यादव को न्यायालय ने दंडित किया है। ये व्यक्ति का शासन नहीं है, विधि का शासन है। तो स्पीकर ऊपर थोड़ी होगा, ओम बिरला का शासन नहीं है, ये शासन तो संविधान और विधि का है। दूसरा, इसलिए आपको मैं याद दिला दूं, सोमनाथ चटर्जी एक समय था स्पीकर थे, यूपीए 1 की सरकार थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, और सोमनाथ चटर्जी बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी थे। और हुआ क्या, यूपीए 1 सरकार से, यूपीए 1 सरकार जब थी तो उन्होंने एक बार 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया था। और बेचारे 12 सांसद हमारे फंस गए थे। उनके ऊपर आरोप था कि पैसा लेकर प्रश्न पूछ रहे थे, बड़े सस्ते में फंस गए, 1000-2000 में। और किसी ने रिकॉर्ड कर लिया इस बात को, वायरल हो गया कि देखो भाई हमारे सांसद है, पैसा लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं। और सोमनाथ चटर्जी ने 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया, सदस्यता रद्द कर दी, उच्चतम न्यायालय चले गए। उसमें जस्टिस कपाड़िया थे चीफ जस्टिस। जस्टिस कपाड़िया ने स्पीकर को सो कॉज नोटिस भेज दिया। कारण बताओ कैसे बर्खास्त किया? और जस्टिस सोमनाथ चटर्जी बड़े गुस्से में आ गए। सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि हिम्मत कैसी हुई हमसे पूछने का? सोमनाथ चटर्जी ने कहा आपको पता नहीं कि हम स्पीकर हैं? अरे हमने किसी को बर्खास्त कैसे किया, क्या किया, वो हमारा काम है। लेकिन न्यायपालिका ने कहा देखो भाई हमारा भी तो काम है कि आपके काम को निगरानी करना। अरे हमने काम छीना थोड़ी है, संविधान से लिया है। लेकिन दोस्तों 90 के पहले सामान्यतः न्यायपालिका स्पीकर काम को देखने से बचती थी, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल है, पहले स्पीकर भी तो उस किस्म के हुआ करते थे और दल बदल की समस्या भी नहीं थी। कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था, लेकिन जैसे दल बदल की समस्या गठबंधन सरकारों के बाद बढ़ने लगी, गठबंधन जहाँ अनेक दल मिलकर सरकार बनाए, वहाँ समस्या बढ़ने लगी। तो पहला निर्णय कि वो तो हलवान का आया, और दूसरा नाबेम राबिया का। इसके फिर से पुनरावलोकन की मांग की जा रही है। फिर से पुनरावलोकन की मांग की जा रही है। दोस्तों नाबेम राबिया का मामला क्या था कि मान लो स्पीकर को पद से हटाने की नोटिस सदन ने दे दी है। क्योंकि 14 दिन के पहले स्पीकर को पद के हटाने की नोटिस दिया जा सकता है। अब स्पीकर को पद से हटाने की नोटिस दे दी गई है, लेकिन इसके बाद स्पीकर किसी को अयोग्य घोषित कर दे, तो इस दौरान स्पीकर किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता।
महाराष्ट्र में एग्जैक्टली यही हुआ, और ये मूल घटना थी केरल आसाम की। अब नाबेम राबिया के बाद में उच्चतम न्यायालय एक निर्णय देकर उलझा दिया, और उलझाया ऐसे कि कह दिया कि भैया स्पीकर को पद से हटाने की अगर नोटिस दे दी गई हो तो फिर तो स्पीकर किसी को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता, कोई दल बदल का शिकार है कि नहीं है। तो लोगों को लो भैया अब एक अच्छा बहाना मिल गया, दल बदल करना है पहले स्पीकर को ही नोटिस दे दो हटाने का। स्पीकर को हटाने का नोटिस दे दिया, इसका मतलब स्पीकर कोई निर्णय कर नहीं पाएगा, और दल बदल कर लिया। तो लोगों ने कहा कि भैया जरा इसको फिर से देखो, यानी जरा कितना पेच फंसा हुआ है दोस्तों। इसलिए आप समझ लो कितना भी हम विधि बना लें, अरे विधि को क्रियान्वित मानना ही तो करेगा। तो जब तक मानवीय व्यवहार में ऐसे परिवर्तन नहीं होंगे तब तक तो मामला बनेगा नहीं, तब तक तो मामला बन नहीं पाएगा। लेकिन आप कहोगे सर फिर ये बताओ इन विवादों के बीच में क्या दल बदल और संसदीय लोकतंत्र एक साथ चल सकते हैं? इस मामले को पूछा कुलदीप नैयर के से पूछा गया था। कुलदीप नैयर ने कहा भाई देखो ये तो एक साथ चल सकते हैं। अब दल बदल और संसदीय लोकतंत्र क्या एक साथ चल पाएंगे? तो पक्ष में क्या कहा गया? तो यहाँ पे कुलदीप नैयर केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, कुलदीप नैयर एक पत्रकार थे, कुलदीप नैयर वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, दल बदल और संसदीय शासन एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दल बदल से संसदीय शासन में अस्थायित्व हो रहा है, और दल बदल यहाँ सिद्धांत विचारधारा कारण थोड़े हो रहा है। कोई पार्टी इसलिए छोड़ दे कि भाई पार्टी के विचार सहमत नहीं है, सिद्धांत सहमत, ये मुद्दा थोड़े है। पार्टी इसलिए छोड़ दे कि मंत्री पद मिल जाए। इसलिए कुलदीप नैयर केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भैया जो पार्टी लोग छोड़ रहे हैं वो तो केवल मंत्री पद के लिए है, इसलिए बिल्कुल है, ठीक है, ये होना ही चाहिए। लेकिन आप कहोगे फिर दल बदल के साथ संसदीय शासन का सामंजस्य कैसे किया जाए? तो इसका विकल्प है दल बदल का प्रयोग। दल बदल का प्रयोग चयनात्मक रूप में होना चाहिए। दल बदल का प्रयोग सिलेक्टिव रूप में कैसे होना चाहिए? सिलेक्टिव रूप में कैसे होना चाहिए? जहां सरकार गिरने खतरा हो वहां दल बदल का प्रयोग हो, अन्य मामलों में दल बदल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे किसी सामान्य विधेयक पर विचार के लिए, सामान्य विधेयक पर विचार के लिए व्हिप नहीं जारी होनी चाहिए। सामान्य विधेयक पर विचार के लिए तो यहां तो सांसद अपने पार्टी से अलग स्टैंड ले सकता है। हाँ, जहां अविश्वास प्रस्ताव है, जहां पे अनुदान की मांग पर मतदान है, वहां पर दल बदल अधिनियम लागू होना चाहिए। इससे दोनों बातें चल सकती हैं। सांसद विधायकों को बोलने का अधिकार भी मिल सकता है और सदन में स्थायित्व भी आ सकता है। तो इसका प्रयोग वहां होना चाहिए, प्रयोग वहां होना चाहिए जहां सरकार गिरने का खतरा हो। और सरकार गिरने का खतरा कहां होगा? इसका प्रयोग केवल वहां हो जहां सरकार गिरने का खतरा हो। तो सरकार गिरने का खतरा कहां होगा? वो कहां होगा? जहां पे अविश्वास प्रस्ताव हो, अनुदान की मांग पे कोई मतदान हो, तो यहाँ पे सरकार गिरने का खतरा है, तो वहाँ पे हो सकता है, बाकी मामलों पे नहीं। यानी कोई चर्चा हो रही है, कोई प्रस्ताव ला रहा है, कोई विधेयक ला रहा है, तो उस पर दल बदल का प्रावधान लागू नहीं होना चाहिए। यही है दल बदल के बारे में प्रावधान। और आपको यह भी याद दिला दे, उच्चतम न्यायालय ने तो ये भी कह दिया है कि दल बदल के निर्णय की शक्ति स्पीकर को न दी जाए। इसलिए तो हम ट्रिब्यूनल बना लें, अधिकरण बना लें, जिसमें अनेक लोग शामिल होंगे, वो निर्णय करें। उसमें न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, क्योंकि स्पीकर की भूमिका पे विवाद जारी है। ये दल बदल दोस्तों संसदीय शासन। अब उसके बाद है अध्यादेश और प्रदत्त विधायन, लेकिन अध्यादेश हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।